ओके, तो आज के लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन। तो एक्चुअल में हमारे पास ये डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन होती क्या है, इसका पर्पस क्या होता है? सो नॉर्मलाइजेशन इज अ प्रोसेस ऑफ एफिशिएंटली ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन डीबी। तो हमारे पास किसी भी डेटाबेस को हम बनाते हैं, लेकिन उस डेटाबेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने को हम क्या कहते हैं भाई? नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज करती है डेटा को, तो इसकी वजह क्या है, या इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं, या ये वाला कॉन्सेप्ट आपको कौन से, आप समझ लो, तरीके बताता है जिसके थ्रू हमारे पास क्या हो, ये आपका ऑर्गेनाइज हो डेटा एक एफिशिएंट मैनर के अंदर। तो हाउ इज दिस पॉसिबल, यहां पे आते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन जो भी आप डेटाबेस की करते हो, तो क्या होता है कि एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन होती है आपके डेटा की। इवन एक्यूरेट रिप्रेजेंटेशन से मकसद जो हमारा डेटा आता है वो एक्यूरेट आता है। उसके अलावा उस डेटाबेस के अंदर, क्योंकि हमें पता है कि हम नंबर ऑफ डेटाबेस टेबल्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं? टेबल्स। और जो हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअल में RDBMS है, यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। जैसे SQL सर्वर, MySQL हो गया, Oracle हो गया, ये सारे RDBMS हैं। यानी इन सारे नंबर ऑफ RDBMS के अंदर टेबल्स बनती हैं, और वो सारी टेबल्स आपस में क्या होती हैं? कम्युनिकेट करवाई जाती हैं। जाहिर है, तो उसके लिए जो कम्युनिकेशन होगी वो होते हैं, उसके लिए आप रिलेशनशिप बनाते हो। क्या बनाते हो? रिलेशनशिप। और कंस्ट्रेंट कहते हैं, जो रिलेशनशिप बनाया जाता है उसका जो नाम होता है उसको कंस्ट्रेंट कहते हैं। सही है? जैसे फादर और सन का रिलेशनशिप है, तो उसको आप एज अ कंस्ट्रेंट क्या कहेंगे? फादर सन रिलेशनशिप। एज इट इज, दो टेबल्स के बीच में जब आप रिलेशन देते हो, तो उस रिलेशन का कोई ना कोई नाम होता है जिसको आप कंस्ट्रेंट कहते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है। इन द सेंस, अगर मैं कहूं कि टेबल ए और बी के बीच में एक रिलेशनशिप है, जाहिर है या तो वन टू मेनी होगा, या तो मेनी टू वन होगा, या मेनी टू मेनी होगा, या तो वन टू वन होगा। सही है? तो इस तरह के जो रिलेशनशिप होते हैं, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं, उसके लिए आपकी वो नंबर ऑफ डेटाबेस टेबल्स को हम क्या करेंगे? नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या करेंगे? हम ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो नॉर्मलाइजेशन अलाउज अस टू ऑर्गेनाइज डेटा। आपको नॉर्मलाइजेशन अलाउ करती है कि आप ऑर्गेनाइज करें डेटा को, ताकि आपके डेटा को फास्टर एक्सेस, यानी आप उस डेटा को एक्यूरेट, तो आप समझ लें क्या करेंगे? सर्च करेंगे, लेकिन आप उसको फास्टर एक्सेस में सर्च करेंगे। मैं बताता हूं फास्टर एक्सेस कैसे। रिड्यूस होगा आपका स्पेस, क्योंकि इसके अंदर लेस रिडंडेंसी होगी। अब रिडंडेंसी वर्ड कहते हैं डुप्लीकेशन को। किसको कहते हैं? डुप्लीकेशन को। तो हमारे पास जब भी कोई डेटा बार बार सेम तरह का इंसर्ट होगा, तो उसको रोकने के लिए भी हमारे पास आपकी नॉर्मलाइजेशन क्या देती है? एक आपको बेनिफिट देती है। सही है? और उस बेनिफिट से यह होगा कि आपका डुप्लीकेट डेटा बार बार इंसर्ट नहीं होगा, क्योंकि आपके नंबर ऑफ टेबल्स जो बनाए जाएंगे, इस कॉन्सेप्ट को पहले रख के फिर बनाए जाएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर? उसके बाद क्या होगा? easier for the user to access and maintain the data। यानी अगर आप क्या करते हो, नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करते हो, तो जिस भी यूजर के लिए आप एप्लीकेशन बनाते हो, चाहे वो एप्लीकेशन डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है, या आपकी वेबसाइट है, या वेब एप्लीकेशन है, इन सारी नंबर ऑफ एप्लीकेशंस के लिए आप क्या बनाते हो? डेटाबेसेस बनाते हो। और इन सारी नंबर ऑफ डेटाबेसेस एप्लीकेशंस को, या जो भी एप्लीकेशंस बनी है, उनके अंदर जो भी डेटाबेसेस हैं, उन पे जाहिर है यूजर आपके क्या करते हैं? इंटरेक्ट करते हैं। तो उन यूजर्स को इजीली एक्सेस मिलती है, और अपने डेटा को मेंटेन करने का एक बेहतर तरीका मिलता है। क्यों? क्योंकि जो डेवलपर होते हैं, या डेटाबेस डिजाइनर होते हैं, या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, वो इस तरह से डेटाबेस बनाते हैं जो नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को फॉलो करके बनाते हैं। सही? उसके बाद ऑर्गेनाइज होता है डेटा एफिशिएंटली, यानी आप डेटा को जब स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, यानी इंसर्ट करना, फेच करना, अपडेट करना, डिलीट करना, ये सारे ऑपरेशन एफिशिएंटली आप परफॉर्म कर सकते हो अगर आपने अपने डेटाबेस के ऊपर नॉर्मलाइजेशन के प्रोसेस को अप्लाई किया है। सही है? नॉर्मलाइजेशन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप अच्छे से अगर पढ़ते हो
तो आप एक अच्छा डेटाबेस बना सकते हो। और अगर आपके एप्लीकेशन का डेटाबेस अच्छा है, यानी आपकी पूरी एप्लीकेशन का 50% काम तो आप संभाल लें, वाइंड अप हो गया। सही है, क्योंकि अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को फॉलो करते हैं तो सबसे पहले जब भी हम कोई रियल एप्लीकेशन बनाते हैं तो सबसे पहले हम डेटाबेस या डेटाबेस ईआरडी बनाते हैं, जिसको आप एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक। उसके बाद अब इस नॉर्मलाइजेशन के कॉन्सेप्ट के अंदर नंबर ऑफ नॉर्मल फॉर्म्स होते हैं, यानी आप समझ लो स्टेप्स होते हैं कि स्टेप इस नॉर्मलाइजेशन को कवर करने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो नॉर्मलाइजेशन इज डन थ्रू चेंजिंग और ट्रांसफॉर्मिंग डेटा इनटू वेरियस नॉर्मल फॉर्म्स। यानी अगर आपको एक सैंपल डेटा का दिया जाए तो सैंपल ऑफ डेटा के ऊपर आप नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के क्या अप्लाई करते हैं? स्टेप्स अप्लाई करते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? फॉर एग्जांपल, हमारी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर कोई भी प्रोडक्ट बनती है तो उसके कुछ स्टेप होते हैं। सही है। अगर मैं आपको कहूं कि हमारे पास जैसे नंबर ऑफ जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या इंडस्ट्रीज हैं जो कपड़ा बनाती हैं, सही है, क्लॉथ्स बनाती हैं, तो उस क्लॉथ्स बनाने के लिए आपकी जो कॉटन आप समझ लो क्या होती है, मिलती है, फिर उसके ऊपर नंबर ऑफ प्रोसेस होते हैं। और एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद आप दूसरे प्रोसेस पे जा सकते हो। एज इट इज जब आप डेटाबेस बनाते हो तो कुछ नॉर्मलाइजेशन के स्टेप्स होते हैं जिनको हम नॉर्मल फॉर्म्स कहते हैं, और उन नॉर्मल फॉर्म्स की जो ओवरऑल क्वांटिटी है, देयर आर ओनली 5 नॉर्मल फॉर्म्स, बट वी ऑलमोस्ट नेवर यूज 4NF और 5NF। पर जब आप गूगल करेंगे या कहीं भी किसी भी सर्च इंजन से सर्च करेंगे तो आपको 5 से ज्यादा भी नॉर्मल फॉर्म मिलेंगे। सही है, कहीं 6, कहीं 7 और में भी पॉसिबल है कि इससे ज्यादा भी मिले। सही। तो हमारे पास वैसे तो नॉर्मलाइजेशन जो होती है, जो मोस्टली यानी हमारी लेवल जो डेवलपर लेवल है ना, यानी कि आप जो बेसिक बिगिनर्स हैं या आप समझ लो इंटरमीडिएट डेवलपर्स हैं, तो इस लेवल तक सिर्फ कौन कौन से नॉर्मल फॉर्म यूज होते हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। सही है। बाकी जो 5 और 4 है, ये दोनों तब यूज होते हैं जब आपका कॉम्प्लेक्स टाइप का डेटा हो, यानी अगर आपकी कोई चीजें हैं जो बम ब्लास्ट वगैरह होते हैं, ठीक है, या आप समझ लो जो एटम बम या इस तरह की आपकी चीजें एक्टिविटीज होती हैं, इस तरह का डेटा जो होता है वो बहुत क्रिटिकल और बहुत एफिशिएंट मैनर में स्टोर किया जाता है, तो उसके ऊपर आप 4 और 5NF भी अप्लाई कर सकते हो। सही है, ताकि आपका डेटा वो सिक्योर रहता है और आपका वो डेटा आप समझ लें क्रिटिकल होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, राइट? सो we will only be concerned with first NF, second NF and third NF। तो वैसे हमारे पास 5 या 5 से ज्यादा हैं, लेकिन हमारी जो इंटरमीडिएट या बिगिनर लेवल है डेवलपर्स की, या आप अच्छे डेवलपर भी हो, स्टेक डेवलपर हो, तब भी आपको क्या करना पड़ेगा? यू कैन यूज फर्स्ट NF, सेकेंड NF एंड थर्ड NF। तो आपके पास ये टोटल जो हमारे पास नॉर्मल फॉर्म है वो 3 है जो हम यूज करने वाले, यानी जिनको हम कवर करने वाले हैं। बाकी आपके 4NF और 5NF भी यूज होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स के अंदर हम उनको नहीं पढ़ेंगे। सही। फॉर अ डेटाबेस टू बी इन अ नॉर्मल फॉर्म, इट मस्ट मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रीवियस फॉर्म। अब आप जब भी किसी नॉर्मल फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप सेकंड, थर्ड या 4 या 5th अप्लाई नहीं कर सकते, आपको स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। यानी सबसे पहले, अच्छा नॉर्मल फॉर्म अप्लाई किस पे करते हैं भाई? देखें, डेटाबेस यहां पे बार बार आ रहा है, डेटाबेस पे अप्लाई करते हैं, लेकिन डेटाबेस आपकी खुद एक समझ लो फोल्डर है, उसके अंदर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिनको आप क्या कहते हैं? टेबल्स कहते हैं, उनकी क्या होती है? कलेक्शन होता है डेटाबेस। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ टेबल्स आप बनाएंगे उसके ऊपर हम क्या अप्लाई करेंगे? नॉर्मलाइजेशन, और नॉर्मलाइजेशन के फॉर्म्स अप्लाई करेंगे। सही। तो किसी भी टेबल के ऊपर जब आप फर्स्ट NF, सेकंड NF, थर्ड NF कोई भी फॉर्म अप्लाई करते हो तो इसके लिए आप चेक करेंगे कि क्या वो पहले किसी प्रीवियस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, नहीं। मेरा मकसद ये है कि अगर आप सेकंड नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले चेक करें कि क्या वो टेबल फर्स्ट NF में है या नहीं। अगर वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो पहले आप क्या करेंगे? फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म अप्लाई करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल, मैं चाहता हूं MS ऑफिस इंस्टॉल करूं मेरे अपने सिस्टम के ऊपर, लेकिन इससे पहले मेरे पास क्या होना चाहिए? विंडोज होने चाहिए या ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। तो पहला स्टेप मेरे पास क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। सेकंड स्टेप मेरा होगा MS ऑफिस इंस्टॉल करना। सही।
क्योंकि मैं डायरेक्ट एमएस ऑफिस इंस्टॉल नहीं कर सकता बिकॉज आई डोंट हैव ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन माई सिस्टम। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो एज इट इज यहां पे भी ऐसा ही है, अगर आप थर्ड नॉर्मल फॉर्म डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो फर्स्ट और सेकंड नहीं होगा, तो थर्ड अप्लाई नहीं होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है? और ये क्या है? कॉन्सेप्ट है। रियल में जाके आप फर्स्ट एनएफ थर्ड एनएफ तब अप्लाई करेंगे जब आप समझ लें डेटाबेस की टेबल्स बनाएंगे। ये कॉन्सेप्ट है, कहीं पे जाके आपको क्यूरी नहीं लिखनी है कि फर्स्ट एनएफ कर दो। सही है? ये कॉन्सेप्ट है जिसको फॉलो करके हम क्या बनाएंगे? कुछ चीजें बनाएंगे। भाई आपको क्या मिलता है? आपको एक रेसिपी मिलती है ना किसी डिश बनाने की, तो रेसिपी में क्या होता है? थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स लिखे होते हैं, ठीक है? उसी को फॉलो करके, स्टेप्स को फॉलो करके आप रेसिपी बना देते हो। एज इट इज यहां पे समझ लो आपकी एक रेसिपी है जिसको फॉलो करके हम डेटाबेस के नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करेंगे। सही। उसके बाद यहां पे कुछ सैंपल डेटा है जिसको फॉलो करके मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एनएफ को अप्लाई करूंगा। सही है? तो आज के इंट्रोडक्शन के लिए ये काफी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट के अंदर हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से, फिर सेकंड और फिर थर्ड।